वृत्ति प्रभाकर, वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 290 और 290 पेज के ऊपर 57 नंबर का शीर्षक है अन्यथा ख्याति की रीति और खंडन, ये मुख्य शीर्षक हुआ। फिर नीचे अन्यथा ख्यातिवादी का तात्पर्य, यही है ना? हुआ था। अच्छा, 57 नंबर का शीर्षक हुआ था। हाँ। अच्छा ठीक है, तो पेज नंबर 291 58 नंबर का शीर्षक है भाई, विचार सागरोक्त द्विविध ख्यातिवाद में प्रथम प्राचीन मत का प्रकार और खंडन। विचार सागर में 2 प्रकार की अन्यथा ख्याति लिखी है। उनमें से जो पहला अन्यथा ख्याति वाला है वह प्राचीन नैयायिक है। उस प्राचीन नैयायिक के मत का क्या प्रकार है वो बताना है, पुनः उसका खंडन करना है। तो देखो फिर और विचार सागर में अन्यथा ख्याति के 2 भेद लिखे हैं, 2 प्रकार लिखे हैं। प्रथम का प्रकार यह है, मिल गया। दूसरी का है ना, प्रथम का मतलब प्रथम अन्यथा ख्याति का। प्रकार यह है क्या, रजत भ्रम होवे तहा कांताकरादिकन में स्थित रजत से नेत्र का संबंध होए के ताका प्रत्यक्ष होवे है, या ते कांताकर में वा हट्ट में स्थित रजत की पूर्ववर्ती देश में प्रतीति अन्यथा ख्याति है। ठीक है, जब भी सुक्ति के ऊपर रजत का भ्रम वगैरह होता है तो उस समय क्या होता है, अन्य जगह का रजत अन्य जगह दिखता है। तो रजत कहाँ है, कांताकर में या बाजार में। तो रजत भ्रम होवे ता कांताकरादिकन में स्थित रजत से, उस स्थित रजत के साथ क्या होता है, नेत्र का संबंध होए के पहले हुआ रहता है, ताका प्रत्यक्ष होवे है, याते कांताकर में व हट्ट में स्थित रजत की पूर्ववर्ती देश में क्या होती है, प्रतीति। तो बोलेंगे नेत्र का संबंध वहाँ कैसा हो जाएगा, सामने सुक्ति है और नेत्र के द्वारा अंतकरण की वृत्ति सुक्ति की तरफ गई है, तो कांताकर में जो रजत है या बाजार में जो रजत है उसका प्रत्यक्ष कैसा होगा। ठीक है ना, और नेत्र का संबंध उसके साथ हो जाता है, ये भी आपने कहा। तो बताते हैं दोष का ऐसा महात्म्य है, नेत्रादि में दोष है, दोष के सामर्थ्य के कारण वहाँ जो कांताकर आदि में रजत है उसके साथ नेत्र का संबंध हो जाता है और उसका प्रत्यक्ष हो जाता है। यहाँ मत में धर्मी अंश में तो रजत का ज्ञान यथार्थ है, कोई भ्रम नहीं। धर्म भी धर्मी भी, धर्मी रजत धर्म रजतत्व दोनों भी जैसे कि वैसे है कांताकर में या बाजार में, है कि नहीं। फिर अब भ्रम कितने अंश में है वो दे रहे हैं। यहाँ मत में धर्मी अंश में तो रजत का ज्ञान यथार्थ है, परंतु देश अंश में अन्यथा ज्ञान है। बस बात इतनी ही हो गई कि रजत का प्रत्यक्ष हो गया बराबर, सत्य रजत का प्रत्यक्ष हुआ बराबर, रजत के साथ नेत्र का संबंध हुआ सब बराबर है। फर्क इतना ही हुआ कि रजत का प्रत्यक्ष बाजार में रजत है ऐसा ज्ञान होना चाहिए था, या कांताकर में रजत है उसका प्रत्यक्ष मुझे हो रहा है ऐसा ज्ञान होना चाहिए था। वैसा न होकर इतना ही हुआ कि मुझे सामने रजत दिखाई दे रहा है, देश को लेकर भ्रम है। ठीक है ना, वही कह रहे हैं। परंतु देश अंश में अन्यथा ज्ञान है। यद्यपि हट्टादिकन का रजत व्यवहित है, दूर है, तासे नेत्र का संबंध संभव है, नेत्र यहाँ है और बाजार हट्ट में आड़स में दुकान है चांदी का, उसके साथ नेत्र का संबंध कैसा होगा उस रजत के साथ, क्योंकि दूर है ना। तब कह रहे तासे नेत्र का संबंध संभव है नहीं, तथापि दोष सहित नेत्र का व्यवहित रजत से संबंध होए के ज्ञान होवे। यह दोष का महात्म्य है, दोष का सामर्थ्य है। दोष नहीं है सामने वाला रजत ही दिख सकता है, दोष है तो दुनिया का अमेरिका का रजत भी दिख सकता है। दोष का महात्म्य है ना। दोष सहित नेत्र का व्यवहित रजत से संबंध होए के ज्ञान होवे है,
यह दोष का महात्म्य है। इस रीति से अन्यथा ख्याति वर्तमान न्यायादि ग्रंथ में उपलम्ब नहीं, अर्थात वर्तमान काल में जो न्यायिकों के ग्रंथ है वहाँ इस प्रकार की अन्यथा ख्याति आजकल उपलब्ध होती नहीं है, क्योंकि प्राचीनों का मत है। तथापि इस प्रकार का अन्यथा ख्याति का खंडन अनेक ग्रंथन में है, उपलब्ध नहीं है किंतु खंडन तो किया है। इसका मतलब पहले जरूर इस प्रकार की अन्यथा ख्याति उपलब्ध होती, मानने वाले लोग थे। क्या दोष है इसमें तब बता रहे, या में यह दोष है जो मतलब यदि देशांतर में स्थित रजत से नेत्र का संबंध होवे तो हट्ट में रजत के सन्निहित धरे अन्य पदार्थन का प्रत्यक्ष भी हुआ चाहिए। अन्य देश में स्थित रजत के साथ यदि नेत्र का संबंध हो सकता है तो उस रजत के अगल बगल में पड़े हुए बहुत सारे पदार्थ है ना, उसका भी प्रत्यक्ष होना चाहिए। होता है क्या? नहीं। नेत्र के संबंध होवे तो हट्ट में रजत के सन्निहित धरे अन्य पदार्थन का प्रत्यक्ष भी हुआ चाहिए। और आगे कांता करस्त रजत का प्रत्यक्ष होवे तब कांता के कर का भी प्रत्यक्ष हुआ चाहिए। कांता कर, पत्नी के हाथ का रजत प्रत्यक्ष हो रहा है, उसका हाथ का भी क्या होना चाहिए? फिर प्रत्यक्ष होना चाहिए। होता तो नहीं है। तो इस प्रकार के अन्यथा ख्याति मानना ठीक नहीं, यह अभिप्राय। और जो ऐसे कहे कदाचित उपराशीन लोग बोलेंगे क्या, अन्यथा ख्याति की केवल इंद्रिय से उत्पत्ति नहीं होवे है किंतु पूर्वानुभवजनित संस्कार सहित सदोष नेत्र से अन्यथा ख्याति ज्ञान उपजे है। दोष दिया ना अभी सिद्धांतियों ने उस अन्यथा ख्याति के ऊपर। क्या यदि वहाँ का रजत दिखता है तो वहाँ का फिर अन्य पदार्थ भी दिखने चाहिए, हाथ भी दिखना चाहिए। तब ये बोलता है नहीं दिखेगा। क्यों? तो दोष के महात्म्य से केवल इंद्रिय का संबंध रजत के साथ होता है तब रजत उत्पन्न होता है, ऐसी बात नहीं है ना। पूर्व संस्कार भी चाहिए। तो रजत के संस्कार पहले थे, वो उद्भूत हो गए और उस रजत के साथ, बाजार के रजत के साथ नेत्र का संबंध हुआ, इसलिए केवल रजत का ज्ञान हो रहा है, बाकी के अगल बगल के पदार्थों का ज्ञान नहीं हो रहा है। अन्यथा ख्याति की केवल इंद्रिय से उत्पत्ति नहीं होवे। अन्यथा ख्याति मतलब अन्यथा ख्याति रूप ज्ञान केवल इंद्रिय से उत्पन्न नहीं होता है किंतु पूर्वानुभव जनित संस्कार सहित सदोष नेत्र से, पूर्वानुभव से उत्पन्न जो संस्कार, उस संस्कार से युक्त चाहिए। कौन? नेत्र। पुनः कैसे चाहिए? दोष से युक्त। सदोष नेत्र से अन्यथा ख्याति ज्ञान उपजे। याते उद्भूत संस्कार नेत्र का सहकारी है। उद्भूत संस्कार क्या है? नेत्र इंद्रिय का सहकारी है। रजत गोचर संस्कार सहित नेत्र से रजत का ही ज्ञान हुए है। बराबर। रजत गोचर संस्कार सहित मिल गया। रजत गोचर मतलब रजत को विषय करने वाले जे संस्कार, उस संस्कार सहित नेत्र से, नेत्र के द्वारा ज्ञान होगा। किसका? रजत का ही ज्ञान होवे है। अन्य पदार्थ गोचर संस्कार तो है बराबर, किंतु वो उद्भूत नहीं है। बाकी के पदार्थ के भी संस्कार नहीं। पत्नी के हाथ कभी देखा नहीं, ऐसी बात थोड़ी है, किंतु वो संस्कार इस समय क्या नहीं हुए? उद्भूत नहीं हुए, इसलिए हाथ नहीं दिखता है। और रजत के संस्कार उद्भूत हुए, इसलिए रजत दिखता है। अन्य पदार्थ गोचर संस्कार तो है परंतु उद्भूत नहीं। याते अन्य वस्तु का ज्ञान होवे। संस्कार की उद्भूतता और अनुद्भूतता कार्य से अनुमेय है। याते दोष नहीं। और संस्कार का कौन सा संस्कार उद्भूत है, कौन सा उद्भूत नहीं है, कैसा समझे? कार्य से। रजत का ही प्रत्यय ज्ञान, अन्यथा ख्याति रूप ज्ञान हो रहा है, इसका मतलब उसके ही संस्कार क्या हुए? उद्भूत हो रहे, बाकी के नहीं। इससे हम जानते हैं संस्कार की उद्भुतता और अनुद्भुतता कार्य से अनुमेय है। याते दोष नहीं। तथापि जहाँ शुक्ति में रजत भ्रम होवे ता शुक्ति के समान आरोपित रजत का परिणाम प्रतीत होवे है। लग गया? जहाँ शुक्ति में क्या होता है? रजत का भ्रम होवे, ता शुक्ति के समान कौन है? रजत, आरोपित रजत। आरोपित रजत का परिमाण, आकार प्रतीत होवे है। काहे थे लघु शुक्ति में रजत भ्रम होवे ता आरोपित रजत में भी लघुता भासे है। जैसी शुक्ति रहेगी वैसा ही रजत का क्या होता है? भ्रम। बड़ी शुक्ति रहेगी तो बड़ा रजत दिखेगा, छोटी शुक्ति रहेगी तो छोटा रजत प्रतीत होगा।
काय ते लघु शुक्ति में रजत भ्रम होवेता आरोपित रजत में भी लघुता भासे। लग गया। महती शुक्ति में रजत भ्रम होवे ता महत परिमाण वाला रजत भासे। लग गया। इस रीति से आरोपित पदार्थ में अधिष्ठान परिमाण का नियम होने थे। आरोपित पदार्थ रजत वगैरह है कि नहीं, उसका आकार कैसा रहता है? अधिष्ठान के जैसा। इस रीति से आरोपित पदार्थ में अधिष्ठान परिमाण का नियम होने थे। शुक्त्यादिकन में रजतत्वादिक धर्म की प्रतीति हो गए। शुक्त्यादि में क्या होते हैं? रजतत्व धर्म की प्रतीति हो रही है, हो गया है, होने थे। शुक्त्यादिकन में रजतत्वादिक धर्म की प्रतीति हो गया है, परंतु अन्य देशस्थ रजत की प्रतीति होवे तो आरोपित में अधिष्ठान परिमाण का नियम नहीं चाहिए। प्राचीन नैयायिकों का खंडन हो रहा है कि नहीं? ठीक है, शुक्ति में रजतत्व धर्म की प्रतीति हो रही है, अन्य धर्म की अन्य जगह प्रतीति हो रही है, ठीक है, इसलिए अन्यथा कहती है। किंतु अन्य देशस्थ रजत दिखाई देता है, ये कहना ठीक नहीं। यदि अन्य देशस्थ रजत ही दिखाई देगा तो फिर छोटी शुक्ति में भी बड़ा रजत दिखाई देना चाहिए। वहाँ ऐसा होगा, वैसा वहाँ बड़ा होगा तो भले ही आज शुक्ति छोटी हो तो भी रजत कैसा दिखना चाहिए? बड़ा। या शुक्ति बड़ी हो और वहाँ का रजत छोटा हो तो छोटा ही रजत दिखना चाहिए। ऐसा होता है क्या? नहीं। अन्य देशस्थ रजत की प्रतीति होवे तो आरोपित में अधिष्ठान परिमाण का नियम नहीं चाहिए। और लघु तथा महत परिमाण शुक्ति का भाष्य है। कभी लघु शुक्ति कैसी होती है? कभी छोटी कभी बड़ी। लघु तथा महत परिमाण शुक्ति का भाष्य है। याते देशांतर के रजत की प्रतीति नहीं, इसलिए अन्य देश में रजत है उसकी प्रतीति होती है, यह कहना ठीक नहीं। प्राचीनों का कहना ठीक नहीं, ऐसा कहा जा रहा है। याते देशांतर के रजत की प्रतीति नहीं और रजत संस्कार वाले को अन्य पदार्थ की प्रतीति यद्यपि नहीं संभव है, क्योंकि संस्कार किसके है? रजत के ही है। अन्य के संस्कार उद्भूत नहीं है, अतः अन्य की प्रतीति नहीं। रजत संस्कार वाले को अन्य पदार्थ की प्रतीति यद्यपि नहीं संभव है, तथापि सारे देश के अनंत रजतन की प्रतीति हुई चाहिए, है कि नहीं? शुक्ति सामने है और रजत या है नहीं है, वहाँ जगत में जहाँ जहाँ रजत है उसके साथ नेत्र का संबंध होकर वहाँ का रजत प्रत्यक्ष हो रहा है, तो फिर कुंटलों कुंटल रजत दिखाई देना चाहिए। एक बाजार एक दुकान, किसी दुकान में उतना ही रजत क्यों दिखता है? फिर सभी रजत दिखना चाहिए, है कि नहीं? वही कह रहे। यद्यपि नहीं, हाँ, तथापि सारे देश के अनंत रजत, संपूर्ण पृथ्वी पर एक ही प्रकार का रजत है क्या? बहुत है। देश के अनंत रजतन की प्रतीति हुई चाहिए। इस रीति से अनंत दूषण ग्रस्त यह पक्ष है। प्राचीन नैयायिकों का पक्ष अनंत दोषों से युक्त है। इसी वास्ते वर्तमान ग्रंथन में या पक्ष का उपलम्ब होवे नहीं। इसलिए वर्तमान काल के जो नैयायिकों के ग्रंथ है उसमें ये प्राचीन मत किसी ने लिखा, खंडन तो किया है। ठीक, आगे चलिए। अब शीर्षक नंबर 59, पूर्वोक्त अन्यथा ख्यातिवाद का खंडन। पीछे जो 57 नंबर में अन्यथा ख्यातिवाद बताया था उसका खंडन करना है। और शुक्ति में रजतत्व धर्म की प्रतीति हो गया है, यह अन्यथा ख्यातिवाद अनेक ग्रंथकार नैयायिकों ने यद्यपि लिखा है। सामने है शुक्ति, उसमें रजतत्व नहीं है, रजतत्व धर्म रजत में है, किंतु वहाँ का धर्म यहाँ पर दिखता है, इसलिए उसको कहते अन्यथा ख्याति। शुक्ति में रजतत्व धर्म की प्रतीति हो गई, यह अन्यथा ख्यातिवाद अनेक ग्रंथकार नैयायिकों ने यद्यपि लिखा है, तथापि तिनका लेख भी श्रुति स्मृति विरुद्ध है, याते श्रद्धा योग्य नहीं। स्वप्न ज्ञान को नैयायिक मानस विपर्य कहे है। स्वप्न पदार्थ, स्वप्न का ज्ञान, ये क्या है? मानस भ्रम। विपर्य मतलब भ्रम, मानस भ्रम है। जैसे शुक्ति पर रजत का भ्रम चाक्षुष भ्रम है, इस प्रकार ये मानस भ्रम मानते इसको। स्वप्न ज्ञान को नैयायिक मानस विपर्य कहे है और अन्यथा ख्याति को विपर्य कहे है। अन्यथा ख्याति मतलब क्या? विपर्य भ्रम। और श्रुति में
स्वप्न पदार्थन की उत्पत्ति कही है कि नहीं। इसका मतलब क्या, भ्रम के पदार्थ की उत्पत्ति होती है, जबकि नहीं, एक नहीं मान रहे, वो इतना ही कहते कि अन्य का जगह रजतत्व धर्म है, वो यहाँ दिखाई दे रहा है, अर्थात श्रुति के साथ उस मत का क्या हुआ, विरोध। अतः नैयायिकों का मत बराबर नहीं। श्रुति में स्वप्न पदार्थन की उत्पत्ति कही है। कौन है वो श्रुति स्वप्न पदार्थ की उत्पत्ति बताने वाली? वो दे रहे हैं, न तत्र रथा न रतयोगा न पंतान भवन्ति अथ रथान रतयोगान पथ सृजते। ठीक है, तत्र न तत्र रथा, तत्र मतलब स्वप्न में, रथ भी नहीं वस्तुतः, न रतयोगा, रतयोगा मतलब घोड़े, वो भी नहीं है, न पंतान मार्ग भी नहीं है, भवन्ति, फिर क्या, अथ रथ रथान रथ रतयोगान पथ सृजते, रथ भी नया उत्पन्न होता है, घोड़े भी उत्पन्न होते हैं और मार्ग भी उत्पन्न होता है। कहाँ पर? स्वप्न में। यह श्रुति है। तामी व्यवहारिक रथ अश्व मार्गन का स्वप्न में निषेध करके, क्योंकि व्यवहारिक रथ घोड़े वगैरह स्वप्न में हो नहीं सकते और उत्पन्न तो हुए हैं, इसका मतलब वो अनिर्वचनीय ही क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। व्यवहारिक रथ अश्व मार्गन का स्वप्न में निषेध करके अनिर्वचनीय रथ अश्व मार्ग की उत्पत्ति कही। लग गया? तैसे उसी प्रकार संदेह सृष्टि आहही, संदेह अर्थात स्वप्न में, सृष्टि आही, यह व्यास सूत्र है। तामी भी ब्रह्मसूत्र का सूत्र है। तामी भी स्वप्न में अनिर्वचनीय पदार्थ की सृष्टि कही है। स्वप्न में क्या होता है? अनिर्वचनीय सर्व स्वप्न पदार्थ उत्पन्न होते, ऐसा बताया है। अनिर्वचनीय पदार्थ की सृष्टि मतलब उत्पत्ति कही है। व्यासकृत सूत्र स्मृति रूप है। इस स्मृति से नैयायिकन का अन्यथा ख्यातिवाद श्रुति स्मृति विरुद्ध है, क्योंकि श्रुति स्मृति दोनों भी कहते स्वप्नादिक पदार्थ कैसे होते हैं, उत्पन्न होते हैं अनिर्वचनीय। और नेत्र से व्यवहित रजतत्व का शुक्ति में ज्ञान संभव है नहीं, क्योंकि नेत्र यहाँ है, रजत बाजार में है, उसमें रजतत्व धर्म है, वहाँ का रजतत्व धर्म नेत्र से उसका कोई संबंध नहीं है, तो वो रजतत्व धर्म यहाँ शुक्ति में कैसा दिखेगा, ये बोल रहे हैं, खंडन कर रहे हैं। और नेत्र से व्यवहित रजतत्व का शुक्ति में ज्ञान संभव है नहीं। जो मतलब यदि शुक्ति के समीप रजत होवे तो, लग गया ना, शुक्ति के समीप क्या है, रजत यदि रहता, सामने शुक्ति पड़ी है, उसके बगल में रजत भी पड़ा है, तब तो ये कहना ठीक था नैयायिकों का, दोनों सामने है, नेत्र का संबंध दोनों के साथ है, किंतु रजतत्व धर्म रजत में न भासकर या रजत में भी भासता हुआ शुक्ति में भासा, ऐसा कह पाता, किंतु सामने शुक्ति के बगल में तो रजत है नहीं। जो शुक्ति के समीप रजत होवे तो दोनों से नेत्र का संयोग होए के, दोनों के साथ नेत्र का संबंध होकर रजत वृत्ति रजतत्व की शुक्ति में नेत्रजन्य भ्रम प्रतीति संभव है। बराबर? रजत वृत्ति मतलब रजत में रहने वाला कौन, रजतत्व धर्म, उसकी शुक्ति में क्या हो जाती है, प्रतीति, नेत्रजन्य प्रतीति। जिस स्फटिक के पास में रखा हुआ है कौन, जपा कुसुम का फूल, उसकी रक्तता स्फटिक में प्रभासती है, प्रतीत होती है। रजत वृत्ति रजतत्व की शुक्ति में नेत्रजन्य भ्रम प्रतीति संभव है। और जहाँ शुक्ति के समीप रजत नहीं है, नहीं शुक्ति के समीप क्या नहीं पड़ा, रजत नहीं, जहाँ शुक्ति के समीप रजत नहीं तहा शुक्ति में रजतत्व भ्रम नेत्रजन्य संभवे नहीं। काहे ते क्यों भाई? विशेषण विशेषते इंद्रिय का संबंध हुए, इंद्रिय जन्य विशिष्ट ज्ञान हो गए। इंद्रिय से उत्पन्न विशिष्ट ज्ञान, इंद्रिय से विशिष्ट ज्ञान तब उत्पन्न होता है जब उस इंद्रिय का संबंध विशेषण और विशेष्य दोनों के साथ रहता है। जैसे दंडी पुरुष, यह विशिष्ट ज्ञान नेत्र से तब उत्पन्न होगा जब नेत्र का संबंध विशेष्य पुरुष के साथ, विशेषण दंड के साथ, दोनों के साथ रहेगा। बराबर? यहाँ पर तो शुक्ति के साथ तो नेत्र का संबंध है, रजत के साथ नहीं है, रजत के बाजार में पड़ा है।
अतः इदम रजतम यह विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न हो ही नहीं सकता। लग गया? चलिए, काहे थे विशेषण विशेषते इंद्रिय का संबंध हुए इंद्रिय जन्य विशिष्ट ज्ञान होवे। जहाँ सत्य रजत है ता विशेषण रजतत्व है, बराबर। जहाँ सचमुच रजत पड़ा है वहाँ पर भी एक विशेषण एक विशेष है, रजतत्व विशेषण, रजत विशेषण। और इदम रजतम ये विशिष्ट बुद्धि। सामने घट है, अयम घट ज्ञान होता है, उसमें भी घट विशेष, घटत्व विशेषण, विशेषण कोई प्रकार कहते हैं। और अयम घट यह विशिष्ट बुद्धि। जहाँ सत्य रजत है का विशेषण रजत्व, रजत्व लिखा है ना, रजतत्व चाहिए, रजतत्व है, अंतिम की पंक्ति है, रजतत्व विषय है, लग गया ना। जहाँ सत्य रजत है ता विशेषण रजतत्व है, विशेष रजत व्यक्ति मतलब रजत है। रजत व्यक्ति से नेत्र का संयोग संबंध हो गया है, बराबर। रजत के साथ नेत्र का क्या है? संयोग संबंध। और रजतत्व के साथ संयुक्त संबंध, और रजतत्व से नेत्र का संयुक्त समवाय संबंध हो गए याते। इसलिए इदम रजतम, इस रीति से रजतत्व विशिष्ट का नेत्रजन्य ज्ञान हो गए। इस रीति रजतत्व विशिष्ट, रजत का नेत्रजन्य क्या होता है? रजतत्व विशिष्ट का नेत्रजन्य ज्ञान होवे है, लग गया। और जहाँ शुक्ति में रजतत्व विशिष्ट भ्रम होवे, बराबर। जहाँ शुक्ति में क्या होता है? रजतत्व विशिष्ट क्या होता है? भ्रम होवे, ता विशेष शुक्ति है। विशेष शुक्ति से तो नेत्र का संयोग संबंध है, और रजतत्व विशेषण से संयुक्त समवाय है नहीं, क्योंकि शुक्ति में रजतत्व है क्या? नहीं है ना, तो संबंध कैसा बनेगा फिर? रजतत्व विशेषण से संयुक्त समवाय है नहीं। जो रजत व्यक्ति से संयोग होवे, जहाँ पर रजत व्यक्ति से इस व्यक्ति के साथ संयोग संबंध नेत्र का होता है, वहाँ पर ही रजतत्व के साथ नेत्र का संयुक्त समवाय संबंध बनता है। किंतु यहाँ रजत व्यक्ति के साथ नेत्र का संबंध नहीं, शुक्ति के साथ है। जो रजत व्यक्ति से संयोग होवे तो रजतत्व से संयुक्त समवाय होवे। रजत व्यक्ति से संयोग के अभाव थे, क्योंकि रजत व्यक्ति बाजार में है, उसके साथ नेत्र का संबंध नहीं है, अभाव थे। रजतत्व से रजतत्व के साथ संयुक्त समवाय का अभाव है, याते रजतत्व विशिष्ट शुक्ति का ज्ञान संभवे नहीं। लग गया? ये बात बता दी। आगे चलिए, अब 60 नंबर का शीर्षक, प्रत्यक्ष ज्ञान के हेतु षड्विध लौकिक और त्रिविध अलौकिक, ये दो संबंध है। नहीं, ये क्या कहते हैं? संबंध के दो प्रकार है। ज्ञान होने के लिए संबंध दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लौकिक संबंध, एक होता है अलौकिक संबंध। उनमें लौकिक संबंध 6 प्रकार का और अलौकिक संबंध 3 प्रकार का। तो लौकिक संबंध 6 प्रकार के कौन है, इसका विवेचन प्रथम प्रकाश में हो चुका है। जैसे कि संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, संवेद समवाय और विशेषण विशेष्य भाव, बराबर। देखिए नीचे, और जो नैयायिक कहेंगे प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु विषय इंद्रिय का संबंध 2 प्रकार का है, बराबर। प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए कारण विषय का इंद्रिय के साथ संबंध कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। एक लौकिक संबंध है और दूसरा अलौकिक संबंध है। संयोग आदि 6 प्रकार का संबंध लौकिक कही है, बराबर। संयोग, संयुक्त समवाय आदि 6 प्रकार का क्या है? लौकिक। संयोग आदि 6 प्रकार का संबंध लौकिक कही है। और सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण, योगजन्य धर्म लक्षण किंवा योगज लक्षण, कैसे बोलिए, अर्थ एक ही है। योगजन्य धर्म लक्षण, यह 3 प्रकार का अलौकिक संबंध है। कौन कौन? नंबर 1 सामान्य लक्षण मतलब सामान्य स्वरूप संबंध, ज्ञान स्वरूप संबंध, और योगजन्य धर्म स्वरूप संबंध। 3 का विवेचन होगा। यह 3 प्रकार का अलौकिक संबंध है। लौकिक संबंध के उदाहरण और स्वरूप प्रत्यक्ष निरूपण में कहे, प्रत्यक्ष प्रकाश में। अतः लौकिक संबंध का विवेचन पुनः करने की जरूरत नहीं है।
अलौकिक संबंध के इस भांति उदाहरण और स्वरूप है। क्या? जा एक घट से नेत्र का संयोग होवे ता एक ही घट का नेत्र से साक्षात्कार नहीं होवे है। सामने घट रखा है, घट के साथ नेत्र का संबंध हुआ तब घट का प्रत्यक्ष होता है, किंतु केवल एक घट का ही प्रत्यक्ष नहीं होता है, दुनिया के सभी घट का प्रत्यक्ष होता है। क्यों नहीं मानेंगे? तो इस घट का प्रत्यक्ष हो गया, फिर आप चले गए कई दूर पर 20-25 किलोमीटर और वहां आपको घट दिखाई दिया, फिर वहां आपने पूछना चाहिए लोगों को ये क्या है करके, पूछते हैं क्या? नहीं, क्योंकि आपको पता हो चुका है ये क्या है, घट है। कैसे पता चल गया? उसका भी प्रत्यक्ष हो चुका था। बोलेंगे कैसे प्रत्यक्ष हो गया उसका? अलौकिक संबंध से। वो अलौकिक संबंध कौन है? सामान्य लक्षण। उसका स्वरूप क्या है तब बता रहे। देखिए, जहाँ एक घट से नेत्र का संयोग होवे ता एक ही घट का नेत्र से साक्षात्कार नहीं होवे है, किंतु घटत्व आश्रय सकल घटन का, घटत्व का आश्रय जगत में जितने भी घट है उन सभी घटन का नेत्र से साक्षात्कार होवे है। बराबर। परंतु नवीन मत में नेत्र संयुक्त घट का और देशांतर वृत्ति घटन का एक ही क्षण में साक्षात्कार होवे है। नवीन नैयायिकों के मत में क्या? नेत्र संयुक्त सामने वाला घट उसका और अन्य देशों में विद्यमान जो जगत में सारे घट, दोनों भी घटों का, यहाँ का घट बाकी के सभी घटों का एक ही काल में क्या होता है? ज्ञान होता है। ऐसा किसका कहना है? नवीन नैयायिकों का। परंतु नवीन मत में नेत्र संयुक्त घट का और देशांतर वृत्ति घटन का एक ही क्षण में साक्षात्कार हो गया है। और प्राचीन मत में नेत्र संयुक्त घट का प्रथम क्षण में साक्षात्कार हो गया है। प्राचीन नैयायिकों के मत में क्या है? पहले क्षण में सामने वाले घट का प्रत्यक्ष होता है, दूसरे क्षण में बाकी के घटों का प्रत्यक्ष होता है। बराबर। वो कैसे प्रक्रिया क्या है बताएंगे। प्राचीन मत में नेत्र संयुक्त घट का प्रथम क्षण में साक्षात्कार हो गया है, लग गया ना? आगे क्या है? परंतु नवीन मत में नेत्र संयुक्त घट का है ना, इतनी पंक्ति को काट दीजिए, परंतु से लेकर, परंतु नवीन मत से नेत्र संयुक्त घट का इतने अंश हो गए ना? आगे चलिए। और देशांतर वृत्ति घट का, प्राचीन मत की बात चल रही है, देशांतर वृत्ति घट का द्वितीय क्षण में साक्षात्कार हो गए, लग गया? दोनों साक्षात्कार नेत्रजन्य है, परंतु संबंध भिन्न है, क्षण भी भिन्न है। पहले क्षण में सामने वाले घट का प्रत्यक्ष होता है, दूसरे क्षण में जगत के घट के प्रत्यक्ष होता है, और दोनों का प्रत्यक्ष करने के लिए संबंध भी भिन्न भिन्न है। सामने वाला घट का प्रत्यक्ष करना है तो संयोग संबंध है, और जगत के सभी घट का प्रत्यक्ष हो रहा है तो सामान्य लक्षणा संबंध है। वो कैसे बता रहे हैं? परंतु संबंध भिन्न है। ये दो मत है, तीन में प्राचीन रीति सुगम है। प्राचीन नैयायिकों का कहना कैसा है? सरल है, सुलभ है, या तो प्राचीन रीति ही कहे है। कैसे? पूर्ववर्ती घट से नेत्र का संयोग हो के सामने वाला जो घट है उसके साथ नेत्र का क्या हुआ? संयोग हुआ। फिर संयोग होने के बाद अयम घट, इस रीति से एक घट का साक्षात्कार हो गए, एक घट का प्रत्यक्ष हो जाता है, अयम घट हो गए। यहाँ साक्षात्कार का हेतु संयोग संबंध है। अयम घट, यह जो प्रत्यक्ष हुआ उसके लिए कारण कौन? संयोग सन्निकर्ष है। या तो यह साक्षात्कार लौकिक संबंध जन्य है। यहाँ साक्षात्कार का विषय घट और घटत्व है। घट भी प्रत्यक्ष हुआ, घटत्व भी प्रत्यक्ष हुआ। यहाँ साक्षात्कार का विषय घट और घटत्व है, तीन में भी व्यक्ति विशेष है। घट व्यक्ति क्या है? विशेष। और घटत्व क्या है? उसमें प्रकार, विशेषण। घटत्व प्रकार है, विशेषण को प्रकार कहे हैं। विशेषण को क्या कहते हैं? प्रकार। या ज्ञान में प्रकार जो घटत्व सो यावत घट में रहे। प्रकार कौन है? घटत्व। वो दुनिया के सभी घटों में रहता है। जो घटत्व सो यावत घट में रहे हैं, या ते पूर्ववर्ती घट के ज्ञान काल में, पूर्ववर्ती मतलब सामने का घट, उसके ज्ञान काल में, पूर्ववर्ती घट के ज्ञान काल में नेत्र इंद्रिय का स्वजन्य ज्ञान प्रकारीभूत घटत्ववत्ता संबंध सकल घटन में है। या संबंध ते नेत्र इंद्रिय जन्य सकल घटन का साक्षात्कार द्वितीय क्षण में हो गए।
द्वितीय लक्षण में, ऐसा लिखा है वहाँ, द्वितीय क्षण में होवे है, ऊपर से तीसरी पंक्ति अंतिम शब्द हो गया ना। देखो भाई पुनः देखिए क्या कर रहे, याद ध्यान में हो गया इतना। प्रकार जो घटत्व सो यावत घट में रहे, लगे इतना। या तो पूर्ववर्ती घट के ज्ञान काल में, सामने का जो घट है उस घट का जिस काल में ज्ञान हो रहा है उस काल में क्या नेत्र इंद्रिय का सभी घटों के साथ संबंध हो जाता है दूसरे क्षण में। वो कैसे? नेत्र इंद्रिय का स्वजन्य ज्ञान प्रकारीभूत घटत्ववत्ता संबंध सकल घटन में है। स्व इंद्रिय चक्षु, उससे जन्य ज्ञान अयम घट ये ज्ञान, और उस ज्ञान में अयम घट इस ज्ञान में प्रकारीभूत विशेषणीभूत कौन है? घटत्व। और उस घटत्ववत्ता घटत्व वाले सभी दुनिया के घट है, सबके साथ संबंध बन गया कि नहीं? तो स्वजन्य ज्ञान प्रकारीभूत घटत्ववत्ता संबंध सकल घटन में है। या संबंधते नेत्र इंद्रिय जन्य सकल घटन का साक्षात्कार द्वितीय क्षण में हो गए, लग गया। या साक्षात्कार का विषय पूर्ववर्ती घट भी है, सामने वाला घट भी है। काहे थे? घटत्ववत्ता जैसे अन्य घटन में है तैसे पूर्ववर्ती घट में भी है। घटत्व वाले जैसे बाकी की घट है वैसे सामने वाला घट भी है। याते पूर्ववर्ती घट गोचर दो ज्ञान हो गए। सामने जो घट रखा है ना उसके दो ज्ञान हो रहे हैं। एक तो संयोग संबंध से अयम घट, और दूसरा अलौकिक संबंध से। याते पूर्ववर्ती घट गोचर दो ज्ञान हो गए। प्रथम क्षण में लौकिक ज्ञान हो गए हैं, लग गया। और द्वितीय क्षण में अलौकिक ज्ञान हो गए। यह उक्त संबंध अलौकिक है। उक्त संबंध स्वजन्य ज्ञान प्रकारीभूत घटत्ववत्ता, यह संबंध कैसा है? अलौकिक है। अलौकिक संबंध जन्य ज्ञान भी अलौकिक है। संबंध अलौकिक, उससे उत्पन्न होने वाला ज्ञान भी अलौकिक। अलौकिक संबंध जन्य ज्ञान भी अलौकिक है। इंद्रिय का सकल घटन ते, चक्षुरादि इंद्रिय का सभी घटों के साथ सकल घटन ते स्वजन्य ज्ञान प्रकारीभूत घटत्ववत्ता संबंध है, लग गया। जहाँ नेत्रजन्य साक्षात्कार एक घट का होवे, नेत्रजन्य साक्षात्कार किसका हो रहा है? एक घट का हो रहा है सामने वाले। जहाँ नेत्रजन्य साक्षात्कार एक घट का होवे तहा स्वशब्द नेत्र का बोधक है। जो संबंध बताया ना स्वजन्य ज्ञान प्रकारीभूत घटत्ववत्ता, स्वशब्द से किसको पकड़ेंगे? सामने वाले पदार्थ का जिस इंद्रिय से ज्ञान हो रहा है उस इंद्रियों को पकड़ेंगे स्वशब्द से। नेत्र से हो रहा है तो नेत्रों को, त्वक से हो रहा है तो त्वक को। स्वशब्द नेत्र का बोधक है। और जहाँ त्वक से एक घट का ज्ञान होवे ता स्वशब्द त्वक का बोधक है। इस रीति से जा इंद्रियते एक व्यक्ति का ज्ञान होवे तिस इंद्रिय जन्य ही सकल घटन का अलौकिक साक्षात्कार होवे। सामने वाले घर पर पदार्थ का जिस इंद्रिय से ज्ञान हो रहा है उसी इंद्रिय से अलौकिक संबंध से बाकी के सभी पदार्थों का क्या हो जाता है? ज्ञान। तिस इंद्रिय जन्य ही सकल घटन का अलौकिक साक्षात्कार होवे। नेत्र इंद्रिय जन्य एक घट का लौकिक साक्षात्कार हुए बराबर नेत्र इंद्रिय जन्य एक घट का क्या होता है? लौकिक साक्षात्कार। नेत्र इंद्रिय जन्य एक घट का लौकिक साक्षात्कार हुए, त्वक इंद्रिय जन्य सकल घटन का अलौकिक साक्षात्कार होवे नहीं। सामने वाले घट का प्रत्यक्ष नेत्र से हो रहा है और अलौकिक प्रत्यक्ष त्वक से होगा सभी का, ऐसा होता नहीं। जिस इंद्रिय से सामने वाले पदार्थ का ज्ञान हो रहा है उसी इंद्रिय से बाकी के सभी पदार्थों का क्या होगा? ज्ञान होगा अलौकिक संबंध से। त्वक इंद्रिय जन्य सकल घटन का अलौकिक साक्षात्कार होवे नहीं। नेत्र जन्य एक घट का ज्ञान हुए, स्व कहिए नेत्र, संबंध को घटा रहे अभी। स्व नेत्र तिस्ते जन्य ज्ञान अयम घट यह ज्ञान। तामे उस ज्ञान में प्रकारीभूत विशेषणीभूत धर्म, प्रकारीभूत कहिए विशेषण जो घटत्व, तद्वत्ता कहिए ताकि आधारता घटन में, सभी घटन में है। इस रीति से सकल घटन के ज्ञान का हेतु उक्त संबंध है। सभी घट के ज्ञान का कारण कौन है? ये संबंध है। कौन सा? स्वजन्य ज्ञान प्रकारीभूत घटत्ववत्ता। सो एक घट का ज्ञान होवे तब नेत्रजन्य ज्ञान में घटत्व प्रकार है। ये घट का ज्ञान हुआ अयम घट, तो प्रकारीभूत धर्म कौन है? घटत्व।
तद्वत्ता घटत्ववत्ता सब में है। सो एक घट का ज्ञान होवे तब नेत्रजन्य ज्ञान में घटत्व प्रकार होवे, और पूर्ववर्ती घट के लौकिक ज्ञान से लग गया ना, प्रथम उक्त संबंध संभवे नहीं, पूर्ववर्ती घट के सामने वाला जो घट है उस घट के लौकिक ज्ञान में प्रथम मतलब सब पहले ही उक्त संबंध संभवे नहीं। कौन सा? स्वजन्य ज्ञान प्रकारीभूत घटत्व। पहले तो लौकिक संबंध से ज्ञान होगा, बाद में अलौकिक संबंध। याद है, लौकिक ज्ञान प्रथम क्षण में होवे है, इसलिए लौकिक ज्ञान अयम घट यह ज्ञान प्रथम क्षण में होवे है, अलौकिक ज्ञान उत्तर क्षण में होवे है। यह प्राचीन रीति है, लग गया। नवीन रीति से एक ही ज्ञान सकल घट गोचर होवे है, किंतु नवीन न्यायिकों के मत एक ही ज्ञान सभी घटों को क्या करता है? विषय। पूर्ववर्ती घट अंश में लौकिक होवे है, देशांतरस्थ घट अंश में अलौकिक होवे, ऐसा भेद कर देते वो अंश को लेकर। लग गया इतना। प्रसंग प्राप्त एक रीति कही, किंतु हमने यहाँ पर प्राचीन न्यायिकों की रीति बताई, नवीनों की नहीं, जरूरत भी नहीं। प्रसंग प्राप्त एक रीति कही, विस्तार भयते नवीन रीति कही नहीं। यह सामान्य लक्षण संबंध है जो बताया अभी, वो क्या है? सामान्य लक्षण संबंध। बोलेंगे क्यों इसको ऐसा नाम दे दिया? तब करे जाति को सामान्य कहे। सामान्य किसको कहते हैं? जाति। सामान्य कहिए जाति, अर्धविराम। लक्षण कहिए स्वरूप, लक्षण मतलब स्वरूप, तो सामान्य लक्षण मतलब सामान्य स्वरूप संबंध। लक्षण कहिए स्वरूप, याते जाति स्वरूप संबंध है। लग गया। कुल मिलाकर क्या तात्पर्य निकला वो दे रहे। यह सिद्ध हुआ नेत्रजन्य ज्ञान प्रकारीभूत घटत्ववत्ता कहने से घटत्व ही सिद्ध हुए। नेत्रजन्य ज्ञान प्रकारीभूत घटत्ववत्ता, घटत्व ही मुख्य आ गया उसमें, कहने से घटत्व ही सिद्ध हुए। याते उक्त संबंध सामान्य स्वरूप है। लग गया। इसलिए इस संबंधों को क्या कहेंगे? नेत्रजन्य ज्ञान प्रकारीभूत घटत्ववत्ता मतलब सामान्य संबंध, सामान्य स्वरूप है। अथवा घटत्वाधिकरणता को घटत्ववत्ता कहे। घटत्व का जो अधिकरण उसको क्या कहेंगे? घटत्ववत्ता कहे, तो भी सामान्य लक्षण ही संबंध है। काहे थे? अनेक अधिकरण में अधिकरणता धर्म सामान्य है, अनेक अधिकरण में रहने वाला अधिकरणता धर्म भी क्या है? सामान्य है, साधारण है, सामान्य है। या स्थान में अनेक में जो समान धर्म होवे, में काट दीजिए, धर्म में इसमें कमी। या स्थान में अनेक में जो समान धर्म होवे सो सामान्य शब्द का अर्थ है। सामान्य शब्द का अर्थ अब जाति नहीं करेंगे, क्योंकि अर्थ क्या किया? अथवा घटत्वाधिकरणता को घटत्ववत्ता कहे। घटत्ववत्ता मतलब एक तो घटत्व सामान्य कि वह घटत्व की अधिकरणता, और वह अधिकरणता भी क्या है? सामान्य है, सामान्य शब्द का अर्थ है। केवल जाति ही सामान्य शब्द का अर्थ नहीं। याते अनेक घटन में घटत्व की अधिकरणता भी समान धर्म होने थे। अनेक घटों में रहने वाली घटत्व की अधिकरणता भी कैसी है? समान है, समान धर्म होने थे, सामान्य कहिए। इस रीति से एक व्यक्ति से इंद्रिय का संबंध हुए, एक घट व्यक्ति के साथ इंद्रिय का संबंध हुआ, फिर इंद्रिय संबंधी व्यक्ति के समान धर्म वाली, इंद्रिय संबंधी व्यक्ति घट व्यक्ति उसके समान धर्म वाले दुनिया के सभी घट समान धर्म वाली। कौन? इंद्रिय असंबंधी, संबंधी ने वहाँ लिखिए, इंद्रिय असंबंधी सकल व्यक्ति से सामान्य लक्षण अलौकिक संबंध इंद्रियन का होने थे। इंद्रिय संबंधी एक व्यक्ति साक्षात, और बाकी की घट साक्षात इंद्रिय के संबंधी है क्या? नहीं, तो इंद्रिय क्या हुए फिर? असंबंधी। इंद्रिय संबंधी सकल व्यक्ति से सामान्य लक्षण अलौकिक संबंध इंद्रिय का होने थे। व्यवहित अव्यवहित वस्तु का इंद्रियजन्य अलौकिक साक्षात्कार हो गए। इसलिए व्यवहित मतलब दूर की हो, अव्यवहित मतलब समीप की हो, सभी वस्तु का इंद्रियजन्य अलौकिक साक्षात्कार प्रत्यक्ष होता है। लग गया इतना। अब आगे ज्ञान लक्षण संबंध को बताना है, और फिर योगजन्य धर्म लक्षण संबंध को बताना है, किंतु उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति
शांति शांति। शंकरं शंकरा